हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 परिवहन तथा संचार। परिवहन के बारे में हम थोड़ा सा चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। परिवहन क्या होता है? परिवहन वस्तुओं को यानी माल को तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया अथवा ले जाने का माध्यम है, उसे हम परिवहन कहते हैं। ठीक है। परिवहन के लिए मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य को भी प्रयोग किया जाता है परिवहन के रूप में, पशुओं को भी, और अलग अलग प्रकार के वाहन भी। ये अब आप सब जानते ही हो, हम इसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो परिवहन के माध्यम यानी मोड्स ऑफ परिवहन क्या होते हैं? देखो, वस्तुओं तथा सेवाओं के परिवहन के लिए स्थल यानी जमीन, जल, वायु तथा पाइपलाइन के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइन भी यूज होती है जिनमें तेल, पेट्रोल वगैरह दूसरी कंट्रीज से आता है, या जो सीवर लाइन जो होती हैं गंदे अपशिष्ट पदार्थों को इधर से उधर ले जाने के लिए काम होती हैं, ये सब पाइपलाइन में आती हैं। और पानी जो आ रहा है टंकी के सहारे, तुम्हारे घरों में जो टंकियाँ आ रही हैं, ये भी तो पाइपलाइन ही है, तो ये पानी इनसे पहुँचाया जा रहा है, तो ये भी एक परिवहन का माध्यम है। परिणाम स्वरूप परिवहन के 3 मुख्य माध्यम हैं, जिन्हें क्रमशः स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन के नाम से जाना जाता है। पाइपलाइन वगैरह ये एक अन्य माध्यम है। तो पाइपलाइन एक अन्य माध्यम है जो आजकल अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। सड़क और रेल यातायात ये दोनों स्थल परिवहन के, जमीन के ऊपर चलते हैं, इनके ही अंग हैं। जल परिवहन तथा वायु परिवहन तो अन्य माध्यम है। जल परिवहन जल पर, वायु परिवहन जो हवा में। पाइपलाइनों का प्रयोग जल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस भी तो आ रही है, रसोई गैस भी तो आजकल पाइप से आ रही है घरों में, जैसे द्रव्य पदार्थों के परिवहन के लिए वो प्रयोग में किया जाता है। अब परिवहन जाल क्या कहते हैं? सड़क और रेल लाइनों के जाल को ही परिवहन जाल कहते हैं। सड़कें जितनी ज़्यादा मात्रा में बिछाई गई हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ऐसी रेलवे लाइन, ये आपको दोनों चित्र में दिखाई दे रही होंगी। एक तरफ रेलवे लाइन है, एक तरफ सड़कें हैं, तो इनके परिवहन के जाल को ही, या इनके जाल को ही परिवहन जाल कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है, परिवहन जाल किसे कहते हैं? तो ये आ गया। अब आ गया परिवहन की विधाएं, परिवहन के साधन, परिवहन प्रणाली या परिवहन का तरीका या परिवहन के रूप। थोड़ा सा ऊपर हमने डिटेल पढ़ा है, अब इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। वह शब्द जो वस्तुतः परिवहन के अलग अलग तरीकों के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं, उसको हम ये सब कहते हैं। सबसे प्रमुख परिवहन के साधन है हवाई परिवहन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन। हवाई परिवहन कह लो या वायु परिवहन कह लो, एक ही बात है। और जल परिवहन, ये हो गए। लेकिन अन्य तरीके भी उपलब्ध हैं, जिनमें पाइपलाइन, केबल परिवहन जब केबल पे चलती हैं, अंतरिक्ष परिवहन और ऑफ रोड परिवहन भी शामिल है। रोड से ऊपर, ऑफ रोड का मतलब जो रोड से ऊपर, आजकल ऐसी भी चीज़ चल रही है जो रोड से ऊपर चलती हैं, उसे हम ऑफ रोड परिवहन कहते हैं। अंतरिक्ष परिवहन जिसके सहारे हम अंतरिक्ष में जाते हैं। देखो इस चित्र में थोड़ा सा बता रखा होगा, ये हमारी केबल परिवहन है। ये केबल के ऊपर देखो ट्रॉलियाँ से चलती हैं, इधर ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन ऐसे बिछाई जाती है हमारी। और ये अंतरिक्ष के लिए परिवहन हो गया, और ये ऑफ रोड परिवहन हो गया। ऑफ रोड का मतलब जो रोड पर नहीं चलती, ठीक है, जिनके लिए रोड की ज़रूरत नहीं है, इनको हम ऐसी, ये हमारे गाड़ियाँ हैं, इनको पहाड़ों पे, ऊपर नीचे पठारों पे, रेत पे, किसी भी चीज़ पे चला लो, जैसे टैंक होते हैं, ये सब ऑफ रोड परिवहन में आते हैं। मानव संचालित परिवहन, ठीक है, और पशु चालित परिवहन। पहले मानव खुद खींचता था, पशु नहीं खींचते थे, मानव खींचते थे गाड़ियों को, तो वो मानव संचालित परिवहन हो गई थी। पशु चालित जो से पशु चलाते हैं, अपने तरीके के परिवहन है, लेकिन यह सामान्य रूप से अन्य श्रेणियों में आते हैं। सभी परिवहन में कुछ माल परिवहन के लिए उपयुक्त हैं। जितने प्रकार के परिवहन, हम रेल जो हुआ, चाहे बसें हुई, चाहे कारें हुई, चाहे हवाई जहाज हुए, इनमें कुछ तो माल परिवहन के लिए अच्छे हैं, और कुछ लोगों के परिवहन के लिए अच्छे हैं, जिसमें लोग आ जा सकते हैं। किसी विधा यानी माध्यम, किसी विधा की सार्थकता परिवहन को ले जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, यानी जो उसकी सार्थकता, जो उसकी वैल्यू है, वो उसमें क्या सामान ले जा रही है, उसके ऊपर निर्भर करती है। परिवहन के लागतों, उसमें लागत कितनी आ रही है, और उपलब्ध विधा, और उस टाइम पे हमें कौन सा साधन उपलब्ध है, उस पर निर्भर करता है उसकी जो सार्थकता है। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचालन का निपटान, यानी वस्तु जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से दूसरे देशों में भेजी जाती हैं,
भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है, यानी ऐसे जलयान जो भारी वस्तुओं को ले जाए, जो कंटेनर्स को ले जाए, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये भारवाही जलयान होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में भार को अपने ऊपर ले जाते हैं। अब ये हवाई जहाज़ से भी चले जाते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ से इतने कंटेनर थोड़ा ना चले जाएंगे एक बार में। ये सब शिप से जा सकते हैं। अब हवाई जहाज़ से ले जाना होगा तो 1 या 2 कंटेनर चले जाएंगे, वो भी बड़े हवाई जहाज़ में। तो जब इतने सारे कंटेनर एक बार में भेजने हों तो ये फिर शिप से ही सामान इधर से उधर भेजा जाता है। कम दूरी यानी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में, ठीक है, सड़क परिवहन सस्ता और तीव्रगामी है। ये कम दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। और डोर टू डोर जिसमें हम सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जैसे कुरियर वगैरह वाले जो आते हैं डोर टू डोर सेवाएं अगर प्रदान कर रहे हैं, ये सड़क वहाँ पर प्रयोग होती है। और ये सस्ता है और तीव्रगामी यानी तीव्र गति से इसमें सामान पहुँचाया जा सकता है। किसी देश के भीतर यानी देश, वो तो अभी हमने ऊपर पढ़ा एक देश से दूसरे देश में, अब देश के अंदर ही स्थूल पदार्थों यानी भारी पदार्थों स्थूल पदार्थों के परिमाण का मतलब है भारी पदार्थों और लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल साधन है बजाय कि सड़क के। अब जैसे कंटेनर ही है, मान लो एक कंटेनर आता है एक ट्रक में खाली, और रेल में बहुत सारे कंटेनर आ सकते हैं, अलग अलग बोगी के ऊपर रख देते हैं। तो रेल के द्वारा हम एक साथ ज़्यादा सामान भेज सकते हैं और थोड़ा लंबी दूरी यानी 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर से ऊपर जब सामान भेजना होगा तो तब रेल का ही प्रयोग करते हैं। उच्च मूल्य वाली हल्की यानी उच्च मूल्य वाली जो महंगी होती हैं, हल्की होती हैं तथा नाशवान जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं का वायु मार्ग द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि वायु मार्ग के द्वारा हवाई जहाज के द्वारा ये जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सकती हैं, वरना खराब हो जाएंगी। जैसे दूध से बनी वस्तुएं, अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हम पढ़ चुके हैं, ये दूध उत्पादक बहुत बड़े कंट्रीज हैं, पशुपालन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो वहाँ से जो दूध की बनी वस्तुएं और देशों में पहुँचाई जाती हैं विश्व के, वो जलमार्ग से नहीं, क्योंकि जलमार्ग से तो कई दिन लग जाते हैं, महीनों भी लग जाते हैं, वो हवाई जहाज से पहुँचाई जाती हैं ताकि वो खराब होने से बच सकें। और ये सभी विधाएं, ये जितने भी साधन हैं एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हमने ट्रेन से एक शहर से दूसरे शहर में माल पहुंचा दिया तो स्टेशन पे तो पहुंचा, अब स्टेशन से जहां वो माल एक्चुअल में पहुंचना चाहिए वहां कैसे पहुंचेगा, वहां सड़क के माध्यम से पहुंचेगा। तो ये सारी जो विधाएं एक दूसरे की पूरक भी हैं। अब पढ़ते हैं हम स्थल परिवहन। सबसे पहला जो टॉपिक है स्थल परिवहन का, इसमें भूमि है, सड़क है और पटरियों पर वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही शामिल है, ठीक है। और इसमें आता क्या क्या है स्थल में, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, ये दो ही आते हैं। तो भूमि, सड़क, पटरियों पर जो भी वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही है वो इसमें शामिल है। पहले मनुष्य स्वयं पालकी क्या होती थी, डोली, जब लड़की विदा होती थी तो डोली में बैठकर आती थी शादी में, तो उसे कौन उठाता था, मनुष्य उठाते थे। पालकी या डोली के स्वयं ही वाहक थे। बाद में खच्चर, घोड़े, ऊंट जैसे जानवरों का उपयोग किया जाने लगा। अब देखो इस तरह से मनुष्य पहले खुद डोली उठा के लाते थे, शादीशुदा जो दुल्हन आती थी इस तरह से आती, बाद में और चीज़ों का प्रयोग होने लगा, अब तो कार वगैरह में लाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में कुत्तों और बारहसिंगों का इस्तेमाल भी किया जाता था गाड़ियों को खींचने के रूप में। पहिए के आविष्कार के बाद गाड़ियाँ और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया, जब पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है। और शुरुआत में जो मनुष्य ने पहिया बनाया था ना वो बिल्कुल गोल था भी नहीं, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, उसे चल फिर धीरे धीरे जैसे मनुष्य में सोच विकसित होती रही, पहिए का आकार भी गोल होता चला गया। भारत में बैलगाड़ियों का इस्तेमाल खींचने के लिए किया जाता था। अब बैलगाड़ी बहुत से बच्चों ने देखी नहीं है, तो ये देखो इस तरह की बैलगाड़ी होती थी पहले, अब भी पाई जाती है कहीं जो ज़्यादा पुराने क्षेत्र हैं जहाँ अभी डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाया वहाँ अब भी पाई जाती हैं। 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद क्रांति आ गई। जब भाप का इंजन आया तो रेलवे ने अपना जन्म लिया और रेल शुरू हुई। प्रथम सार्वजनिक रेल, देखो बता भी रहा है, प्रथम सार्वजनिक रेल 1825 में उत्तर इंग्लैंड के, जो उत्तरी इंग्लैंड है, नॉर्थ इंग्लैंड है, जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया होगा ऐसे नॉर्थ इंग्लैंड भी होता है जो नॉर्थ की तरफ है, कि स्टॉकटन और डर्लिंगटन स्थानों के बीच शुरू हुआ। क्वेश्चन बन गया, क्या क्वेश्चन बनता है कि पहली रेल मार्ग कौन से सन में बना, 1825 में। कौन से देश में बना, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के भी कौन से हिस्से में बना, उत्तरी इंग्लैंड में। और इंग्लैंड के कौन कौन से शहरों के बीच बना, स्टॉकटन और डर्लिंगटन। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बन जाते हैं। और भाप के इंजन का आविष्कार कब हुआ था, 18वीं शताब्दी में।
तो ये सब क्वेश्चन हर लाइन में क्वेश्चन है इसमें। ये देखो, ये था भाप का इंजन हमारा जो भाप से चलता था, ठीक है, और इसमें इतनी ताकत जनरेट करता था, बहुत बड़ी बड़ी रेल ये खींच लेता था। 19वीं शताब्दी में रेल मार्ग परिवहन का सबसे लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार बन गया था। 19वीं शताब्दी के अंदर क्या बन गया था? रेल मार्ग। इसने सड़क मार्ग को पीछे छोड़ दिया था। अंतर्दहन इंजन जो आजकल गाड़ियों वगैरह में लग रहे हैं, जो अपने अंदर ही जो ईंधन को जलाते रहते हैं, उनको बोलते हैं अंतर्दहन इंजन के आविष्कार के साथ सड़कों की गुणवत्ता, यानी सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए, सड़कें भी अच्छी होने लगी, और उन पर चलने वाले वाहनों ने सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। भाप के इंजन ने तो रेलवे में लाई और अंतर्दहन इंजन ने किस में लाई? सड़क परिवहन में। इस प्रकार का अंतर्दहन इंजन होता है जो पेट्रोल या सीएनजी या डीजल, जिससे अंदर ही अंदर उसको जलाता है और चलाता है, और पावरफुल होता है काफ़ी ज़्यादा। भूमि परिवहन के नए साधनों में अब जो नए साधन आए उनमें पाइपलाइन आ गया है, रोडवे आ गया है, केबल आ गया, केबल मैंने ऊपर दिखाई थी अभी। रस्सी और केबल आमतौर पर कहाँ यूज करी जाती हैं? खड़ी पहाड़ी ढलानों और खानों में, जो खान होते हैं, जो खनन करते हैं, जहाँ से कोयला वगैरह निकालते हैं, उनमें ये रस्सी और केबल जो वे हैं ये ज़्यादातर वहीं प्रयोग किए जाते हैं। आपने अपने आसपास कहीं नहीं देखा होगा प्लेन में। तो जो सड़कों के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है ना, सड़क से लिए इनका कोई लेन देन नहीं है। तरल पदार्थ जैसे खनिज तेल हो गया, जल हो गया, अम्ल क्या, जो नालियाँ वगैरह जो होती हैं, जो हमारे घरों से गंदे पदार्थ निकलते हैं, सीवर बोल दे सकते हैं, अम्ल और नालीमल। अम्ल और नालीमल ये घरों से निकला हुआ अमल और फैक्ट्रियों से निकला हुआ अमल, उनको कह रहा है, का परिवहन पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। इसीलिए सीवर लाइन बिछाई जाती है, पाइपलाइन ही तो होते हैं वो। तो पाइपलाइन से इन चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। रेल मार्ग, समुद्री पोत, बजरें, नौकाएं, मोटर ट्रक, पाइपलाइनें बड़े मालवाहक हैं, ठीक है, ये बड़े मालवाहक के रूप में प्रयोग होते हैं। मानव कुली सबने देखे होंगे, बोझा ढोने वाले पशु, गधे, खच्चर आदि, गाड़ियाँ, मालडब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन थे। ये खर्चीले नहीं है, खर्चीले साधन है। तो ये खर्चीले साधन थे। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, आज भी मानव कुलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन आज भी है। देखो, इस तरह से पहले आदि मानव इस तरह से उसने गाड़ी बनाई, इस तरह से वो सामान रख के उस पर खींचता था, ये पहिया बना रहा है, और इस तरह से रिक्शे में खींचते हैं। कोलकाता में तो ये वाले रिक्शे आज भी चलते हैं, तो ये मानव चलित साधन हो गया, ठीक है, मानव खुद खींचता है, तो कोलकाता में आज भी है। तो ये था हमारा स्थल परिवहन के कुछ माध्यम। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सड़कें। सड़कें क्या होती हैं? यह कम दूरी के लिए, ऊपर भी पढ़ा था अभी हमने, यह कम दूरी के लिए सबसे अधिक किफ़ायती हैं। इनकी डोर टू डोर सेवा के कारण माल परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डोर टू डोर जो सेवा होती है वो सड़कों द्वारा ही की जाती है, रेल के द्वारा डोर टू डोर नहीं जा सकते हम किसी में। धातुकृत सड़कें, यानी जो अच्छी क्वालिटी की सड़कें हैं, सभी मौसम वाली सड़कें होती हैं। जबकि असिंचित सड़कें अपने सरल निर्माण के कारण, असिंचित का मतलब कच्ची सड़कें जो जिनकी क्वालिटी खराब होती है, वो अपने सरल निर्माण के कारण उसमें घटिया सामग्री यूज होती है, वो सभी मौसमों में उपयोगी नहीं होती। लेकिन फिर भी चाहे पक्की सड़क हो चाहे कच्ची सड़क हो, भारी बारिश और बाढ़ के जो दोनों सड़कों को अस्थिर कर दे, यानी दोनों सड़कों को ही ये चीज़ खराब कर देती है, चाहे पक्की सड़क हो चाहे कच्ची सड़क हो। सड़कें, ये सड़कें नहीं है, ये क्या है? सड़कें। सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने, यानी उसका विकास करने में, उसका बिजनेस को डेवलप करने में, और पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, मेन रोल ये प्ले करती हैं। विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों की सड़कों की गुणवत्ता, विकसित देश कौन से हमारे? अमेरिका हो गया, यूरोप के सारे कंट्रीज हो गए, रसिया, जापान, चाइना, ये सब हमारे विकसित देश हो गए। तो इनमें जो, इन देशों में जो सड़कों की जो गुणवत्ता है, उनका जो निर्माण है, उनके जो देखभाल रख रखाव है, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके पास पैसा काफ़ी है और इस चीज़ के लिए पैसे की प्रयोग ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके लिए भारी खर्च की आवश्यकता होती है। वो विकासशील और गरीब देशों के पास इतना नहीं है।
विश्व की मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई, यानी जिन पे मोटर वाहन चल सकते हैं, मात्र 150 लाख किलोमीटर ही है पूरे वर्ल्ड में। 150 लाख किलोमीटर। और इस 150 लाख किलोमीटर में से भी 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाए। उत्तरी अमेरिका का मतलब अमेरिका कंट्री नहीं, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पाया जाता 33, यानी 50 लाख किलोमीटर तो अकेले उस महाद्वीप में है, जबकि 7 महाद्वीप हमारे पास हैं। सबसे अधिक सड़क घनत्व। अब घनत्व का क्या अर्थ है, पहले घनत्व का अर्थ पढ़ लो। सड़क घनत्व का अर्थ है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, प्रति 100 किलोमीटर वर्ग का क्षेत्र में। अभी इसका भी मतलब समझ लो। मान लो ये एक वर्ग ले लिया हमने, ये भी 100 है, ये भी 100 किलोमीटर, यानी ये जो एरिया आ गया अंदर का, इतने क्षेत्र में, ठीक है, इतने क्षेत्र में जितनी भी सड़कें बिछाई गई हैं, यानी इस क्षेत्र में जितनी भी सड़कें बनी हुई हैं, उन सड़कों की लंबाई जो है उसको हम सड़क घनत्व कहते हैं। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क मार्गों की लंबाई। सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, क्योंकि 33% तो वहीं पाया जाता है। सही बात भी है, ठीक है। तो सबसे अधिक सड़क घनत्व और वाहनों की संख्या पश्चिम यूरोप की तुलना में इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं। किस में? उत्तरी अमेरिका में। विश्व में सड़कों के विकास में प्रदेश स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर का मतलब राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और महाद्वीपीय स्तर पर असमान वितरण पाया जाता है। यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्वालिटी की सड़कें पाई जाती हैं, उनकी संख्या लंबाई सब अलग है। ऐसे ही पूरे देश में अलग है, पूरे महाद्वीप में अलग है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग है। तो ये सेम वितरण नहीं है, इसीलिए उत्तरी अमेरिका में तो अकेले उत्तरी अमेरिका में ही 50 लाख किलोमीटर है और बाकी पूरे विश्व में 100 लाख किलोमीटर है। यातायात प्रवाह, ट्रैफिक फ्लो किसे कहते हैं, ये देखो चित्र में दिखाई दिए होता है ट्रैफिक फ्लो। कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात में अत्यंत वृद्धि हुई है। सही बात है, पिछले कुछ वर्षों में ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है, खाने कमाने की उनकी इनकम बढ़ती जा रही है, तो इस तरह से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। जब सड़क तंत्र यातायात की ज़रूरतों के अनुसार विकसित ना हो पाए तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है। सड़क तंत्र का मतलब जैसे सड़क बनी हुई है, कोई सड़क बनी हुई है, अब ट्रैफिक उस पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन सड़क की चौड़ाई उतनी ही है जितनी पहले थी। अब जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो उस पर भीड़ बढ़ेगी, जाम लगने की स्थिति हो जाएगी। वही चीज़ ये कह रहा है कि सड़क तंत्र जो है यातायात की ज़रूरतों के अनुसार ना हो, यानी अगर हम उसको चौड़ा ना करें। अब देखो, आपने देखा होगा तो धीरे धीरे पुरानी सड़कों को ही चौड़ा किया जा रहा है ताकि उस पर जाम की स्थिति से बच सकें। तो नगरों की सड़कों पर यह संकुलन आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है ना। शहरों में ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ये इस तरह के चित्र आपको कहीं भी शहरों में दिखाई दे सकते हैं, और ख़ासतौर पर कब? सुबह और शाम, जब काम का समय होता है। यातायात के शीर्ष यानी उच्च बिंदु, यानी जब चालान कह रहा हूँ, जब जाम ज़्यादा होता है, और गर्त यानी निम्न बिंदु, जब जाम बिल्कुल भी नहीं होता। सड़कों पर दिन के विशेष समय में देखे जा सकते हैं। कब देखे जा सकते हैं? यानी जब भीड़ ज़्यादा होगी और जब भीड़ कम होगी। इसका मतलब ये था उच्च बिंदु और निम्न बिंदु का। उदाहरण, काम के समय से पहले और बाद में, यानी जब लोग काम पर जाते हैं और जब काम से छूटते हैं, ठीक है। विश्व के अधिकांश नगर सड़कों पर पाए जाने वाली यातायात संकुलता की समस्या का सामना यातायात संकुलता का मतलब यातायात की भीड़, जाम, उसका सामना कर रहे हैं। हमारे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा है। अब आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, महामार्ग। ये सड़क का ही भाग है। महामार्ग और महामार्ग की प्रमुख विशेषताएं। महामार्ग क्या होते हैं, हाईवेज क्या होते हैं, नेशनल हाईवेज क्या होते हैं, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं। महामार्ग वे पक्की सड़कें हैं जो दूर स्थित स्थानों को मिलाती हैं। सड़क पर ही जो दूर स्थित स्थान है उनको जो मिलाती हैं, उन्हें हाईवेज कहा जाता है। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। विशेषताएं क्या हैं? महामार्गों को अबाधित अबाधित मतलब जिसमें कोई बाधा ना पड़े, यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए इन पर फ्लाईओवर वगैरह बनाए जाते हैं ताकि कहीं भी रुकना ना पड़ रहे इन पर चलने वाली गाड़ियों को। यथासंभव लाल बत्ती नहीं रखी जाती, कोशिश की जाती है कि इन पर रेड लाइट भी ना हो, जहाँ रेड लाइट का चांस बने वहाँ फ्लाईओवर बन जाए। ये सड़कें गति अवरोधकों से मुक्त, यानी ब्रेकर नहीं होते इनके पास, और कई लेन वाली होती हैं, काफ़ी चौड़ी होती हैं ये। इनकी चौड़ाई लगभग 80 मीटर होती है। ये सड़कें देश के प्रमुख नगरों, जो मेन सिटीज़ होते हैं, पत्तनों आदि को मिलाती है। पत्तन क्या होते हैं? समुद्र वाले जो स्टेशन होते हैं उनको पत्तन बोलते हैं।
इन सड़कों के किनारों पर रेलिंग भी लगा देते हैं ताकि कहीं पर भी इनको क्रॉस ना किया जा सके और कोई जानवर वगैरह भी इन पर अचानक ना आ जाए। यातायात निर्बाध गति से चलता रहे, यानी जिस जो स्पीड उस पर लिमिट गवर्नमेंट ने लगा रखी है कि इस लिमिट तक आप जा सकते हो, आराम से अपना उस लिमिट तक इस पर चलते रहो। अब थोड़ा सा कुछ देशों के बारे में बता रखा हाईवेज के बारे में। अमेरिका में महामार्गों का उच्च घनत्व पाया जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा महामार्ग पाए जाते हैं। लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में। जैसे ऊपर मैंने 100 किलोमीटर का लिया था ना, उसे एक एक कर लो, चारों तरफ से एक एक वर्ग किलोमीटर, यानी ऐसा एक वर्ग बना लो, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। तो इसके अंदर जो हाईवे की लंबाई है वो 0.65 किलोमीटर, यानी कि 650 मीटर। हर एक वर्ग किलोमीटर में लगभग 650 मीटर हाईवे वहाँ पर है। प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ हाईवे के पास ज़्यादा स्थान नहीं बना रखे, उनसे 20-20 किलोमीटर दूरी है, ऐसी जगह से हाईवे वो निकाले हुए हैं। उत्तर कनाडा के नगर, जो उत्तरी कनाडा, उत्तर में कनाडा के नगर, किसके? अमेरिका के उत्तर में। अमेरिका के उत्तर में कनाडा है और दक्षिण में क्या है? मैक्सिको है। तो उस कनाडा के नगर और मैक्सिको, दक्षिण में मैक्सिको के नगर भी जुड़े हुए हैं, यानी कनाडा से लेकर अमेरिका से होता हुआ मैक्सिको तक हाईवे जा रहे हैं, ऐसे हाईवेज भी हैं। तो ट्रांस कनाडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंक्यूवर स्थान, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में एक राज्य है, तो उसमें है वैंक्यूवर एक स्थान है, उसको पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड प्रांत, न्यूफाउंडलैंड यानी दोनों अलग अलग किनारे पर दोनों राज्य हैं, उनके स्थानों को जोड़ती है, कि सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। ऐसा हाईवे भी है कहाँ पर? कनाडा में। तथा अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकारेज से जोड़ता है। ये स्थानों के नाम हैं। इसके अलावा निर्माणाधीन जो भी बन रहा है पान अमेरिकन महामार्ग, जिसके अधिकांश भाग का निर्माण किया जा चुका है, के द्वारा दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा भी आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी, ऐसे महामार्ग का निर्माण किया जा रहा है। अब यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा महामार्गों का सुविकसित जाल वहाँ पर पाया जाता है। अच्छे क्वालिटी के महामार्ग वहाँ भी पाए जाते हैं, परंतु यहाँ के जो महामार्ग हैं उनको रेल मार्गों से और जल मार्गों के साथ भी कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जल मार्ग भी बहुत है और रेल मार्ग भी बहुत है। अभी आगे पढ़ेंगे हम ये चीज़ें। रूस में यूराल के पश्चिम, यूराल क्या? रूस में जो यूराल एक पर्वतमाला है जो कि रूस को दो भागों में बांट देती है। जो रूस उस यूराल पर्वत के जो लेफ्ट में यानी पश्चिम में जो भाग है वो यूरोप में आता है, और जो पूरब में जो भाग है वो हमारे एशिया में आता है। तो यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश, क्योंकि उसकी जो कैपिटल है मास्को वो भी पश्चिम में ही है, यूरोप साइड में आती है। औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अधिक सघन जाल का वहाँ विकास हुआ है, जिसकी जो धुरी है वो क्या है? मास्को, यानी वो मेन मास्को, वहाँ पर सारा कुछ वो मास्को से ही चलता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल, जो रूस हमारा देश है उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है अत्यधिक विस्तृत है, बहुत बड़ा है, और ऊबड़ खाबड़ है, स्थलीय विषमताएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। उसके कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि रेल मार्ग वहाँ महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। क्रिस क्रॉस मतलब एक दूसरे को कट करते हैं। उदाहरण सांसों, संघाई, ग्वांगजाओ एवं बीजिंग उत्तर को आपस में जोड़ते हैं। एक नवीन महामार्ग है वो बन रहा तिब्बत क्षेत्र में, जो चेगडू को लहासा से जोड़ेगा। भारत के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। भारत में भी अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 NH7 बोलते हैं, जो बनारस से कहाँ जाती है? कन्याकुमारी को जोड़ती है, और देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। क्वेश्चन बन गया। निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को जब हम परिवहन और संचार सेकंड बुक में पढ़ेंगे वहाँ थोड़ा सा ये डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसका नाम समझ लो। एक नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, अथवा द्रुत मार्गों के द्वारा
प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद को जोड़ने की इसके द्वारा योजना है और ये चल रहा है अभी। तो ये था हमारा महामार्ग। सीमावर्ती सड़क और पढ़ लेते हैं इस थाली में, फिर ये रेल मार्ग शुरू हो जाएगा, वो अगले वीडियो में लेंगे हम। अब सीमावर्ती सड़क क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, जो सीमा के किनारे किनारे बनती है किसी भी देश की। किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने, यानी जो सीमा के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोग को देश के अंदर जो मेन मेन शहर हैं उनसे जोड़ने का ये कार्य करती हैं। और इनसे क्या होता है, क्योंकि सभी देशों की सीमाओं पर उनकी आर्मी भी रहती है, उनके सैन्य कैंप रहते हैं, वहाँ तक सामान भी पहुँचाना पड़ता है और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सभी देशों में गांवों और अन्य सैन्य शिविरों तक वस्तुएं पहुंचाने के लिए ऐसी सड़क बनाई जाती हैं। ठीक है, अब रेल मार्ग ये गलत आ रहा है, तो अब आगे जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसमें रेल मार्ग पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें थोड़ा समय हुआ तो जल मार्ग भी पढ़ लेंगे। अभी 2-3 वीडियो और इसके आएंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आसान चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, इसको पढ़ो ध्यान से। इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको तुम आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि ये 1-2 बार पढ़ते ही आपको याद हो जाने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ इसको शेयर करो, ताकि वो इसे देखकर अपनी पढ़ाई से संबंधित जो भी लाभ उठा सकें आसानी से। धन्यवाद।